बंधुओं को हमारा नमस्कार। ये प्रेस वार्ता जो थैंक यू सभी पत्रकार बंधुओं को हमारा नमस्कार। ये प्रेस वार्ता जो कलकत्ता में हमारी बहन के साथ जघन्य अपराध किया गया है और उसके बाद जिस तरह से एक तरफ तो सीबीआई इस मामले में पूछताछ करती है जो पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं मेडिकल कॉलेज के उनकी, और दूसरी तरफ निर्ममता बनर्जी और उनका जो आचरण है आज पूरे देश में उसको देखकर आक्रोश है। लेट मी बिगिन बाय सेइंग, and very responsibly so, that Mamata Banerjee, who is the Chief Minister of the state of West Bengal, also holds the portfolio of the Home Ministry as well as the Health Ministry. Mamata Banerjee पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री हैं जिनके पास गृह मंत्रालय भी है और उसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। और आज ये प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद ये है इंसाफ, इस्तीफा और इकबाल। इंसाफ मिलेगा जो हमारी बहन है जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई, उसके परिवार को इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। और अभी प्रेस वार्ता में मैं आपके सामने जो बिंदु रखूंगा, ये प्रेस वार्ता हम जरूर कर रहे हैं लेकिन आज ये जनता की आवाज है जो पश्चिम बंगाल से लेके हर प्रदेश में जो आम नागरिक है, जो महिलाएं हैं, जो डॉक्टर हैं, जो अधिवक्ता हैं, आज सब आक्रोशित भी हैं, आंदोलित भी हैं। सबसे पहले हमें ये कहते हुए कष्ट है दैट ममता बनर्जी हैज बिकम ममता द डिस्ट्रॉयर। In essence, what is she destroying? That is very important to know. By her misdeeds, she has destroyed the dignity of a woman, a doctor who was serving the society. She is a destroyer of the rule of law. The anarchist Mamata Banerjee. She is the destroyer of evidence in this heinous crime. And I repeat, destroyer of evidence. And I will state my reasons. A chief minister, through her deeds or inactions, acts of commission or omission, destroying the evidence, which is vital to ensure that the accused get the punishment they deserve. And as per the new criminal law, Bharatiya Nyaya Sanhita, death sentence, death penalty is the punishment prescribed. But why is it that Mamata the destroyer is hell-bent on destroying the evidence which is crucial for the case? And last and most importantly, the destroyer of the constitution of our country. मैं अगर हिंदी में कहूं तो एक तरफ ममता बनर्जी हैं जिनका नाम अब निर्ममता बनर्जी रखा हुआ है सबने। ये अपराधियों के साथ खड़ी हो सकती हैं
जो पूर्व में प्रिंसिपल था, जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि सभी बच्चों को जो डॉक्टर हैं उनकी रक्षा करे, उसके खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात है, उसको रिवॉर्ड करती हैं, ये उसके साथ खड़ी होती हैं। और ये नष्ट क्या करती हैं? ये नष्ट करती हैं एक महिला की अस्मिता को, नष्ट करती है ये संविधान के प्रावधानों को जिसकी इन्होंने शपथ ली है कि मैं बचाऊंगी, नष्ट ये करती है कानून का जो राज होना चाहिए उसको, और नष्ट ये करती है जो तथ्य और साक्ष्य सबसे जरूरी है इस केस में उनको। हमारी बहन जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, आज सभी चैनल भी दिखा रहे थे, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो वीर थी। उसने अपनी अस्मिता को बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन ममता बनर्जी का कानून का डंडा नदारद था। ममता बनर्जी दोषियों के साथ खड़ी थी, और मैंने जब कहा था इंसाफ पीड़िता मृतक परिवार को, इस्तीफा ममता बनर्जी का, और इकबाल कहा था, इकबाल वर्दी का, जिसको नष्ट करने वाली ममता द डिस्ट्रॉयर फिर से हैं। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, और बड़ी जिम्मेदारी से एक नागरिक होने के नाते, हमारी बहन का भाई होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, और एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते ये सवाल मैं पूछता हूं। ये सवाल मेरे मुख से पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये पश्चिम बंगाल की जनता के सवाल हैं। ममता बनर्जी जी, सवाल नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा, क्यों आपको कहा जा रहा है डिस्ट्रॉयर ऑफ एविडेंस? हम सब जानते हैं कि जब कोई अपराध घटित होता है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहले 48 घंटे, जिसको कहा जाता है गोल्डन 48 आवर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आप प्रमाण इकट्ठे करते हैं, साक्ष्य इकट्ठे करते हैं, और अगर रेप केस है, मर्डर है, तो जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो दरिंदे हैं, उनके हेयर स्ट्रैंड, बाल हो सकते हैं, सीमेन हो सकता है, और भी तथ्य इकट्ठे किए जा सकते हैं। लेकिन देरी का मतलब यह होता है कि प्रोसिक्यूशन, जो कि उस वक्त ममता बनर्जी, क्योंकि गृह मंत्री थी, पुलिस उनकी थी, उनके तत्वाधान में था, उसको कमजोर करने का प्रयास। तो पहला सवाल यह है, ममता बनर्जी, आपका मुझे वक्तव्य याद है, आपने कहा कुछ दिन बाद सीबीआई को मैं जांच ट्रांसफर कर दूंगी अगर मगर। जब ये जघन्य अपराध होने के बाद खबर आती है, त्वरित कार्रवाई करते हुए आपने तुरंत सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर क्यों नहीं करी? ये पहला सवाल है। और हम सबको पता है लापरवाही ऐसी वैसी नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच ट्रांसफर करने के आदेश दिए और उसके बाद जांच ट्रांसफर हुई। तो यहां पे ममता द डिस्ट्रॉयर ने जांच जो है वो ट्रांसफर भी नहीं करी। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल की पुलिस आपके इशारे पर, आपके आदेश पर, जो मृतक पीड़िता का परिवार था उससे झूठ क्यों बोल रही थी? और मैं आपको 2 प्रमाण देता हूं। पहला, कलकत्ता हाईकोर्ट का जो आदेश आया है विवेचना ट्रांसफर करते हुए, उसमें यह बात स्पष्ट लिखी है। और दूसरा प्रमाण यह है,
ये कल का वक्तव्य है मृतक पीड़िता की मां का, और क्या कहा है सुनिए इसे। और इसीलिए कह रहे हैं ममता द डिस्ट्रॉयर ऑफ एविडेंस। पहले एक फोन आता है अस्पताल से तो बताया जाता है कि आपकी बेटी बीमार है, वो ये नंबर 1। फिर उसके बाद फोन काट दिया जाता है, मृतक पीड़िता का परिवार दोबारा फोन घुमाता है और उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, और यही कलकत्ता हाईकोर्ट के जजमेंट में भी लिखा है। इसके बाद परिवार अस्पताल पहुंचता है और 4 घंटे तक करीब जो पहला कॉल आया था उसके 4 घंटे तक 3 घंटे इंतजार कराने के बाद उन्हें अपनी बेटी का जो पार्थिव शरीर है वो भी नहीं देखने को दिया जाता है। ऐसा क्यों है? ये जो 3-4 घंटे थे इसमें कौन से प्रमाण जो है वो नष्ट किए जा रहे थे, ये पूछा जाएगा। और मैं एक वाक्य पढ़ दूं जो उनका वक्तव्य है। हमें शुक्रवार को सुबह 10:53 बजे ये फोन आया। जब हम वहां पहुंचे अस्पताल तो हमें उसे देखने को नहीं दिया गया, हमें उसे 3 बजे देखने दिया गया। और उसके बाद जो वर्णन है, क्योंकि हमारी बहन की अस्मिता का सवाल है, वो मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूं। और नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि ये दरिंदगी का प्रमाण है और कोई भाई ये शब्द नहीं पढ़ सकता है। पीड़ा जरूर है लेकिन वो शब्द और वो वाक्य मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन इसके बाद क्यों एविडेंस डिस्ट्रॉय किया, तीसरा मुख्य बिंदु यह है कि जिस प्रिंसिपल को सस्पेंड करके एक्सपेल करना चाहिए था उसको 12 घंटे में कलकत्ता में ही पुनः पोस्ट किया जाता है और फिर से फटकार लगाता है कलकत्ता हाईकोर्ट। चौथी बड़ी बात जिस पे ध्यान देने वाली है, और ये मृतक पीड़िता का परिवार कह रहा है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक दरिंदे का कृत्य नहीं है, इसमें कई लोग शामिल हैं। लेकिन जब तक ये विवेचना कलकत्ता पुलिस के पास थी, करीब 5 से 6 दिन, गैंग रेप इस एस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट नहीं किया उन्होंने। और इसकी वजह क्या है ये भी स्पष्ट कर दें। इसकी वजह ये है, अरेस्ट हुई एक, अगर गैंग रेप होगा तो अरेस्ट होंगी और भी, जरूरी है, अनिवार्य है, और अरेस्ट ये करना नहीं चाहते थे। और इसीलिए गैंग रेप की पॉसिबिलिटी को भी इन्होंने इन्वेस्टिगेट करना उचित नहीं समझा है। एक बड़ा सवाल और आएगा, जब बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है तो पोस्टमार्टम बहुत ही क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस है। पोस्टमार्टम जो है, कलकत्ता में कई अस्पताल हैं, सरकारी भी हैं, किसी और अस्पताल में नहीं कराया गया कि एक न्यूट्रल टीम डॉक्टर्स की पोस्टमार्टम करे। आनन फानन में, जल्दबाजी में वहीं पे कराया गया। उस वक्त प्रिंसिपल कौन था? वही व्यक्ति था जिसने एफआईआर करना भी उचित नहीं समझा और कहा अननेचुरल डेथ है। उसी की देखरेख में पोस्टमार्टम होता है और बहुत पीड़ा से, मर्यादा बनाए रखते हुए, ज्यादा तथ्यों में ना जाते हुए एक बात जरूर उजागर करूंगा क्योंकि इसका असर होगा।
15 इंजरी मार्क्स मिले मृतक के शरीर से। इसका मतलब इन ऑल प्रोबेबिलिटी the possibility of a gang rape has to be explored. And 2, 150 ml semen मिलता है जो ट्रांसवेजाइनल कैनाल था जो मृतक है उसका 150 ml अगेन पॉइंट्स आउट टुवर्ड्स अ गैंग रेप। अब ये सारी बातें जो मैंने कही, इसके बाद एक ही निष्कर्ष निकलेगा, और वो निष्कर्ष जो निकलेगा वो ये है कि ममता बनर्जी ने संविधान को तार-तार करते हुए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, बल्कि जो एविडेंस था उसको डिस्ट्रॉय करवाया, और ये चिंताजनक है। और इसी कड़ी में एक बात और उठा दी जानी चाहिए। आप ममता द डिस्ट्रॉयर निर्ममता बनर्जी की बेहूदगी और बेशर्मी देखिए। एक मार्च निकालती हैं ये देखिए, एक तस्वीर है, पूरे देश ने देखी और शर्मसार हुआ देश। ये मार्च किसके खिलाफ निकाल रही हैं? There is no law and order in West Bengal, and there is a complete disorder inside Mamata Banerjee's head. एक मुख्यमंत्री जिसकी ये जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बना के रखें, वो हमारी बहन को बचा नहीं पाई, दरिंदों को पकड़वा नहीं पाई, और उसके बाद एक मार्च निकालती हैं बेहूदगी का, बेशर्मी का। मैं बेशर्म ममता बनर्जी हूं, मुझे शर्म नहीं आती है। सवाल पूछा जाएगा कि अगर आप ये मार्च निकाल रही हैं तो ये तो प्रमाण है कि आपको इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए। आप मान रही हैं कि आप विफल रही हैं और कानून व्यवस्था खत्म हो गई है पश्चिम बंगाल में। और ये तब है, बड़ी जिम्मेदारी से आपको यह भी बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः इस दरिंदगी का संज्ञान लेते हुए इस मामले को कल सुनवाई के लिए लगाया है। आप देखिए, संवैधानिक जो हमारी संस्थाएं हैं या विधिक संस्थाएं हैं, सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ले रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बारे में मैंने आपको बताया ही है, और ऑनरेबल गवर्नर ने जो बयान दिया है वो चिंताजनक है। द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल हैज सेड दैट इट सीम्स women in West Bengal are not safe। और ये तब है जब एक महिला मुख्यमंत्री है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उन्होंने नोटिस जारी किया है, लेकिन बेशर्मी की हद यह है कि मैं कुर्सी से चिपकी रहूंगी, इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहे मैं पश्चिम बंगाल चला पाऊं, जनता की सेवा कर पाऊं, महिलाओं को सुरक्षित कर पाऊं या नहीं, मैं कुर्सी के साथ बनी रहूंगी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं। जब ऐसा जघन्य अपराध हो और जो विपक्षी दल हैं वो ओछी, घटिया, हल्की और सस्ती राजनीति करने लगे, तो जनता इनको माफ करेगी नहीं। और मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले राहुल गांधी, आरजी डज नॉट स्टैंड फॉर राहुल गांधी एनीमोर, इट स्टैंड्स फॉर राजनीतिक गिद्ध। ही इज अ पॉलिटिकल वल्चर, एंड आई टेल यू व्हाई। राहुल गांधी, you put the entire country to shame, first by your deafening silence, and after that by an absurd
tweet to indulge in vulture politics. इस जघन्य अपराध के 6 दिन बाद राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी, लेकिन उनका एक ट्वीट जो आया उसमें उनको, ये जो राजनीतिक गिद्ध है आरजी, इनकी उड़ान में इन्होंने पहले ये देखा कि अगर मैं ट्वीट कर रहा हूं तो मैं भाजपा शासित राज्यों की महिलाओं के बारे में ट्वीट करता हूं, क्योंकि अगर गैर भाजपा शासित राज्य हैं और उनकी अस्मिता को ठेस लगती है तो वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कुछ वोट वहां से मिल जाएं। ये है राजनीतिक गिद्ध आरजी राहुल गांधी। और वो कहते हैं, एक वाक्य पढ़ देता हूं, हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल, हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। लेकिन राहुल गांधी जी, मैं ओछी घटिया राजनीति नहीं करूंगा, केवल एक बात कहूंगा, ये जो इंडी अलायंस शासित राज्य है इस पर आपने कोई टिप्पणी नहीं करी, और कांग्रेस शासित राज्य भी है, लेकिन अभी मैंने कहा बड़ी जिम्मेदारी से मैं ओछी घटिया राजनीति आपकी तरह करने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए इस मुद्दे को मैं हल्का नहीं बनाऊंगा। लेकिन जहां आरजी, वहां पे पीवीजी भी थी। पीवीजी राजनीतिक गिद्ध के भी आगे निकल गई। उनका एक ट्वीट मेरे हाथ में है। उन्होंने कहा है, कोलकाता, बिहार, उत्तराखंड और यूपी में महिलाओं के साथ हुई क्रूरताओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आप ध्यान दीजिएगा, फिर से वही ओछी घटिया राजनीति, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन दिखावा भी करूंगी लड़ने का तो भाजपा शासित प्रदेश हो या मजबूरी ऐसी हो कि जो मुंह में दही जमी है उसको हटाकर बोलना पड़े, तो मजबूरन ये 16 अगस्त का इनका जो है वक्तव्य है। इसके साथ अखिलेश यादव, ये डीएनए वाले हैं, ये बताते हैं कि डीएनए टेस्ट करो, ये विक्टिम शेमिंग करते हैं, पीड़िता को शर्मसार करो। आरोपी है तो वो तो सपा में ही होगा, उसको तो बचाना है, चाहे वो मोहित खान हो, चाहे वो नवाब सिंह यादव हो। तो ये विक्टिम शेमिंग में विश्वास रखते हैं और इसीलिए जनता ने इनको लताड़ा था। ये सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जनता इनको ऐसा सबक सिखाएगी कि ये भूल जाएंगे कि इनके मुंह से डीएनए टेस्ट और डीएनए टेस्ट करो, इस तरह के गैर मर्यादा वाले बयान निकले। इसके बाद एक और चिंताजनक ट्वीट किया जाता है, ये वक्तव्य का ट्वीट है, ये है सुप्रिया सूले का। सुप्रिया सूले क्या कह रही है? ये कह रही है महिला है, दर्द नहीं हो रहा, पत्थर की आंखें लेके आई हैं, आंसू नहीं बहते हैं, जबान भी तभी चलेगी जब कुछ राजनीतिक लाभ हो। कहती है देश भर में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं और हम उन सभी की निंदा करते हैं। जनरलाइज कर दो, डीएनए टेस्ट वाले विक्टिम शेमिंग कर रहे थे, राहुल गांधी, राजनीतिक गिद्ध आरजी, प्रियंका वाड्रा गांधी और सुप्रिया सूले का मोडस ऑपरेंडी ये है, जनरलाइज कर दो। कोई जघन्य अपराध हुआ है तो उसको आम घटना बता दो। देश भर में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं और हम उन सभी की निंदा करते हैं। हमारी जिम्मेदारी खत्म हुई, सुप्रिया सूले ने कह दिया। अब ना आगे कुछ पूछिएगा,
ना कुछ बोलने की जरूरत है। हमारी बहन को इंसाफ मिले या ना मिले, इनको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सारे जो मैंने आपके सामने तथ्य पेश किए, इसमें बस एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। मैंने डिस्ट्रॉयर ऑफ एविडेंस बोला था, तो ये जो टीएमसी के गुंडे निकले और इन टीएमसी के गुंडों ने जो प्रदर्शनकारी थे, जो संविधान के तहत अहिंसा पूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, इनको डराने का प्रयास किया। तो संविधान की किताब जो दिखाते हैं और पढ़ते नहीं हैं, उन सबसे पूछा जाएगा संविधान का हनन नहीं हुआ। और वो जो भीड़ तंत्र में जो टीएमसी के प्रथम दृष्टा गुंडे थे, वो मेडिकल कॉलेज में घुसते हैं और वहां पे उपद्रवियों की तरह जाना चाहते थे कि सीसीटीवी जहां पे डेटा हो उसे डिस्ट्रॉय करें, जिससे कि सारे साक्ष्य और तथ्य डिस्ट्रॉय हो जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट के शब्द हैं और इन शब्दों पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये संवैधानिक दृष्टि से बहुत मायने रखते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा that there has been a complete failure of the state machinery in West Bengal. ये जो फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं और इसमें मैं ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि आगे चल के इन्हीं शब्दों पर बहुत कुछ टिका है। जब उच्च न्यायालय एक संवैधानिक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहने लगे देयर हैज बीन अ कंप्लीट फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी, और वो आदेश सबको पढ़ना चाहिए, सभी पत्रकारों को भी पढ़ना चाहिए। ये साफ दर्शाता है कि आज पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और ये चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी हर महिला की अस्मिता की, इंसाफ की लड़ाई में पुरजोर तरीके से लड़ेगी और आगे रहेगी। और जो विपक्षी दल होता है, जो पश्चिम बंगाल में भाजपा है, हमारे सारे लीडर्स आज वहां के नागरिकों के साथ खड़े हैं और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, और यही हमारी प्रतिबद्धता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपकी भावना का मैं सम्मान करते हुए, एक प्रवक्ता होने के नाते, अपने क्षेत्र अधिकार में रहते हुए केवल एक बात कहूंगा, ये मेरे शब्द नहीं है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट के शब्द हैं। इट सीम्स देयर हैज बीन अ कंप्लीट फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी। आप सब विद्वान हैं, आप समझ सकते हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट की ये टिप्पणी कितनी महत्वपूर्ण है। और ममता बनर्जी या निर्ममता बनर्जी कहें, उन्हें यह समझ में नहीं आएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता, देश की जनता और आप जैसे सभी पत्रकार समझ गए हैं कि इस टिप्पणी की गंभीरता क्या है। You are seconding what I just elaborated upon, and the India alliance is synonymous to being political vultures of Indian politics. They don't even worry about the dignity of the women of the country. They are only bothered about cheap and petty politics. They indulge in vote bank politics, and that is exactly what RG Rajnitik Gid Rahul Gandhi is doing right now. Priyanka Vadra Gandhi is doing. DNA man Akhilesh Yadav is doing. Supriya Sule, she is doing.
all these India alliance partners are indulging in victim shaming or generalizing such a heinous crime that has been committed, but we will ensure that justice prevails, rule of law prevails. One by one, please. Yeah. देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का फुट सोल्जर होने के नाते क्यों लेना पड़ा, तो जिस तरह से तथ्य सामने आए हैं उसकी गंभीरता को लेकर ही ये मेरी अपनी रीडिंग है कि सर्वोच्च न्यायालय ने तब हस्तक्षेप किया है जब उच्च न्यायालय कलकत्ता सुनवाई कर रहा है। तो ये गंभीरता दिखाता है मसले की, और ये फेलियर दिखाता है ममता बनर्जी का। और किस किस एस्पेक्ट पे बहस होगी, इस पे कोई टिप्पणी करना मेरे लिए संभव भी नहीं है और उचित भी नहीं होगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय इंसाफ का मंदिर हमारे लोकतंत्र में माना जाता है, और जनता को इंसाफ के मंदिर सर्वोच्च न्यायालय से बहुत उम्मीदें हैं। अब उम्मीद निर्ममता बनर्जी मुख्यमंत्री से नहीं है। For today, we'll keep it confined to this issue or any other issue that you have on women's security and empowerment. Thank you. देखिए, मैं केवल इतना जरूर कहूंगा कि आपने बिल्कुल सही बात कही, रक्षाबंधन का त्योहार है और रक्षा का बंधन जब एक महिला मुख्यमंत्री रक्षा कर रही हैं तो वो अपराधियों की कर रही हैं, संरक्षण दे रही हैं तो उस पूर्व प्रिंसिपल का दे रही हैं जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से हमारी बहन की रक्षा नहीं कर सका। तो सही मायने में आज पूरा देश पीड़ित है, पूरा देश आज आक्रोशित है, आंदोलित है, और हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इस बच्ची के परिवार को और सभी बच्चियों को जिसकी भी अस्मिता को ठेस लगी है उनको इंसाफ नहीं मिलता। Thank you. Any other questions?